नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं सब? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए एसबीआई ट्यूशन लेकर आए आप सभी के लिए साइंस की क्लास। टॉप 60 क्वेश्चन इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में आएगा। मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, तो देखना ना भूले, क्लासेस को पूरी तरह देखें। रोज मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है। इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाया करेगी। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पाचक एंजाइम के कार्य क्या है। जो पाचक एंजाइम रहते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो पाचक एंजाइम का कार्य हमें देखना है। पाचक एंजाइम के कार्य हमें देखना है। पाचक एंजाइम क्या करते हैं? तो पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल रहते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को काय में चेंज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करते हैं या परिवर्तित करते हैं। ये भोजन का पाचन भी करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसको समझे कैसे बेटा, हम कुछ भी चीज खाते हैं तो वो कैसे रहते हैं, जैसे कि अपन ने खाना खाया तो बड़े जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको अपना जो एंजाइम रहते हैं, जो पाचक एंजाइम रहते हैं, वो सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे अपन क्या हो जाए, पाचन जो अपना भोजन होता है वो आसानी से पच सके। तो देखो, एक बार वो पाचक एंजाइम को कार्य करे तो पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। एक होता है विषमपोषी पोषण और एक होता है स्वपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है? तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन विषमपोषी पोषण। अन्य जीव पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों का पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए सभी जंतुओं का पोषण। आप लोग बोलोगे कि सर हम तो हमारा खाना हम स्वयं बनाते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है। अपन किसी न किसी माध्यम से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि अपन ने अनाज उगाया तो अपन अनाज भी एक पौधा है ना, अनाज वगैरह पौधे से प्राप्त करते हैं हम, तो उस पर अपन निर्भर रहते हैं। आप बोलोगे सर हम अनाज नहीं खाते हैं, तो अपन किसी न किसी माध्यम से, जैसे कि अपन मांसाहारी है, कहीं भी मांसाहारी है, तो वो भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि विषमपोषी पोषण कहते किसे? तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि किसके, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है या कहीं से पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं अपन विषमपोषी पोषण। अगला होता है आपका, लेसन का नाम ही है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। उसी पर से क्वेश्चन बना है कि जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम का सीधी सी डेफिनेशन है कि वे सभी प्रक्रम जो जीवों में संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। यानी कि हमें जीवन जीने के लिए जिन भी प्रोसेस की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि पोषण, हमें हमारे जीवन जीने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जो अच्छा सा पोषण हमें मिल सके। श्वसन की आवश्यकता होती है, पाचन की आवश्यकता होती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पोषण हो गया, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये सभी क्या हो गए? ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो अगले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जा से जाइलम, जा से जल, और फ्लोएम मतलब फल, यानी कि खाने की चीजें। तो ये देखो, जाइलम और फ्लोएम की एक अच्छी सी ट्रिक है अपने को। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। फ्लोएम कायिका का परिवहन करता है। तो फ्लोएम का जो खाना बनता है उसे पहुंचाने का कार्य करता है, जगह जगह पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब इन दोनों में अंतर अपने को देखना है कि इनमें मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। फिर भी अपन इसके 4 पॉइंट अपने को याद होना चाहिए ताकि अपन लिख सकें, एक भूल जाए तो दूसरा लिख सकें। लिखना कैसे? जैसे जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना। जाइलम क्या होता है? तो जाइलम क्या करता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को पत्तियों तक परिवहन करता है। यानी कि जड़, नीचे जो मिट्टी में जो भी जल होगा उसको कहां तक पहुंचाएगा? पत्तियों तक पहुंचाएगा। जो पत्तियों क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगी जल का। तो जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक परिवहन करता है। अब इसी की जगह फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना है उसको फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को वृक्ष के विभिन्न भागों तक क्या करेगा? पहुंचाएगा। जाइलम क्या होता है? तो बेटा जाइलम जो होता है वो मृत ऊतक होता है।
और फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम जो होता है वो जीवित ऊतक होता है। ऊतक मतलब टिश्यूज। जाइलम कैसा है? डेड टिश्यूज है, और ये कैसा है? लाइव टिश्यूज है। यानी कि जाइलम मृत ऊतक है और ये फ्लोएम जीवित ऊतक है। इसमें संवहन नलिकाएं होती है। किसमें? जाइलम में संवहन नलिकाएं होती है, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती है। कैसी नलिकाएं होती है? चालनी नलिकाएं होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है? इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है। जो जाइलम होती है, इनकी भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवारें, इनकी दीवारें या भित्ति बहुत मोटी होती है, जबकि इनकी भित्ति कैसी होती है? इनकी अपेक्षा कम मोटी होती है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, 4 अंतर हो गए, 4 डिफरेंस हो गए जाइलम और फ्लोएम में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। पिछले साल के 5 साल के पेपर यदि आप देखेंगे तो उनमें देखने को ये मिल जाएगा, कम से कम 2 से 3 बार देखने को आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आगे अपन बढ़ते हैं। तो रक्त एवं लसिका में अंतर आता है। रक्त क्या होता है और लसिका क्या होती है? लेंथ और ब्लड में अंतर आता है। तो ये लेंथ और ब्लड में अंतर में आपको 4 पॉइंट, मैंने बोला कि 2 नंबर का आएगा, फिर भी अपन 4 पॉइंट करें ताकि अपन कोई सी चीज भूल जाए, 1-2 पॉइंट भूल भी जाए तो अपने को याद रहे, 2 पॉइंट याद रहे अपने को। तो रक्त और लसिका में अंतर। अब रक्त और लसिका में अंतर अपने को करना है। तो रक्त लाल रंग का संयोजी तरल ऊतक होता है। रक्त कैसा होता है? रक्त सभी ने देखा, ब्लड सभी ने देखा है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है और संयोजी ऊतक होता है। तो जो रक्त लाल रंग का संयोजी तरल ऊतक होता है, जबकि लसिका रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब होता है कलरलेस, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं होता। तो लसिका रंगहीन संयोजी तरल ऊतक होती है। रक्त जो होता है, इसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कम मात्रा में प्रोटीन। प्रोटीन तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें कम मात्रा में। किसमें? रक्त में। रक्त में अधिक प्रोटीन और लसिका में कम प्रोटीन। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है। रक्त होता है लाल, रेड ब्लड सेल्स इसमें उपस्थित होती है, जबकि इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है और इसमें नहीं होती। मेरे साथ साथ बोलते भी जाएंगे, लिखते जाएंगे। यदि बच्चे नोट करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप एक कॉपी बना ले, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज जैसे कि मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन करवाए, तो उनको नोट कर ले क्वेश्चन को, और उनको डेली रूटीन में अगले क्वेश्चन है तो अपने को कल इसका रिविजन करके आना है। रक्त क्या होता है? इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो रक्त होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। और लसिका में इसमें उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस अपने 4 हो गए। तो 4 किस किस में अंतर बताया मैंने पहले, अभी आपको जाइलम और फ्लोएम में बताया, उसके बाद मैंने बताया आपको रक्त और लसिका में। ये आपको आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा और पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला यदि क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण। बेटा केवल रासायनिक समीकरण यदि आपको याद करना है तो मेरे साथ लिखते चलेंगे, मैं लिखूंगा, आप इसको ध्यान देंगे। इसको किसी भी प्रकार से अपन लिख सकते हैं। एक तो यही होगा कि 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2, ये लिख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं लिखना है, जो आपकी बुक में, एक बार बुक में देख लेना, मैं बता रहा हूं सिंपल सा, इस प्रकार भी इसको अपन लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण में सबसे पहले 6CO2 लिखेंगे प्लस 12H2O लिखेंगे। 12H2O अपन ने सूर्य से ले लिया, क्या ले लिया? सूर्य से अपन ने सूर्य का प्रकाश ले लिया। पत्तियों से क्या ले लिया अपन ने? पत्तियों से ले लिया अपन ने क्लोरोफिल। क्या ले लिया? क्लोरोफिल। फिर इसके बाद अपना ग्लूकोज आएगा C6H12O6, ये हो गया। फिर इसमें अपने को 6O2 निकाल दो और 6 निकाल दो अपन H2O, ये भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6H2O ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा, यदि अब अपने को और भी जाना है, यदि अपने देखो सिंपल बच्चों ये याद कर लेना, इसमें और भी अच्छे से अपने को प्रभाव डालना है। तो CO2 को क्या बोलते हैं अपन? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो इसी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। सूर्य से क्या प्राप्त होता है अपने को? सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। और पत्तियों से क्या प्राप्त होता है अपने को? क्लोरोफिल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? क्लोरोफिल। क्या लिख देंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, या क्लोरोफिल की जगह अपन इसको पर्णहरित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर्णहरित भी इसको अपन बोल सकते हैं। फिर C6H12O6 को हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। बाद में 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O, यानी कि 6 अणु इसके काय के
ऑक्सीजन के और 6 अणु आएंगे इसमें जल के। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए या अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसमें और आज ही इसको कंप्लीट करके रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। अब हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम है, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आपको देखना है। तो देखिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम हो सकते हैं। श्वसन के फलस्वरूप जैसे ही हम श्वसन करते हैं यानी कि हम सांस लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन करने, श्वसन हम करते हैं तो उसमें श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने, जैसे कि टिश्यूज तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। इसकी कमी से क्या होगी, जो हमारी श्वसन क्रिया है वो प्रभावित होगी। शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी, जो हमारे शरीर में ऊर्जा है वो ऊर्जा कैसी मिलेगी, उससे कम मिलेगी और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमें प्राप्त नहीं होगी। यानी कि टोटली मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन यदि नहीं है, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। अनेक अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। तो अपन सिंपल सा लिख देंगे कि हमारे श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होगी। तो ये आपके क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के थे। आज के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कल इसी के साथ मैं आता हूं, अगले 5 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। तो अपन आगे देखते रहिए SVI ट्यूशन क्लासेस। धन्यवाद।